बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब जैसे मान लेते हैं कि निर्वात में कोई एक बिंदु आवेश है प्लस Q, इस तरह से। अगर ये एक मूल बिंदु O पर है, मान लेते हैं O जो है वो कोई एक मूल बिंदु है जहाँ पर ये आवेश रखा हुआ है, और इस मूल बिंदु से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं R दूरी पर, एक दूसरा बिंदु है P। अगर इस दूसरे बिंदु P पर हम लोग कोई एक दूसरा बिंदु आवेश प्लस Q रखते हैं, यहाँ पे छोटा Q है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगे कूलम के नियम अनुसार। कूलम ने ये बात बताया हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि अगर हम लोगों ने इस Q को यहाँ से हटा दिया, तो ये जो कैपिटल Q यहाँ पर है, क्या इसके परिवेश में, इसके सराउंडिंग में कुछ बचेगा? तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लोगों ने ये बात बताया कि कोई भी जो आवेश होता है, जैसे यहाँ पर Q जो है एक बिंदु आवेश हमने माना हुआ है, तो कोई भी अगर आवेश होता है तो वो आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है और क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अगर हमें इस आवेश के लिए क्षेत्र का मान लिखना रहेगा तो लिखेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र E R दूरी पर। यहाँ जो R है वो दूरी बता रहा है कि यहाँ से इस आवेश से कितनी दूरी पर, तो इस आवेश से R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि यहाँ पर देखिए वेक्टर यानी सदिश के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा जाएगा r कैप। ये r कैप क्या होता है? ये जो r कैप होता है वो होता है एकांक सदिश। हमने इसके बारे में पहले बात किया हुआ है। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जो वेक्टर होता है, जो सदिश राशि होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब कितना और किस दिशा में दोनों होता है। तो अगर आपने इसको r वेक्टर लिखा, इसका मतलब कि ये हो गया उसका मान। दोनों आवेशों के बीच में कितनी दूरी है, मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये r कैप जो है ये डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, x दिशा में, y दिशा में, जो भी रहेगा ये यहाँ हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाता है। अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो लोगों ने ये अवधारणा प्रस्तुत की कि कोई भी आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है और उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे आवेश को हम लोग ला के रखते हैं, तो ये आवेश इसके ऊपर बल आरोपित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके ऊपर बल लग रहा है तो ये इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर है, और जो बल लग रहा होगा वो बल हो जाएगा F/r बराबर, ये हमने पढ़ा हुआ है, 1/4πε0 Q1 मान लेते हैं Q हो गया, Q2 मान लेते हैं छोटा Q हो गया, बटे r²। यहाँ पर भी लिख देते हैं r कैप। तो ये इतना बल लग रहा होगा। अब अगर आप इस दोनों सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस Q के अलावा ये जो है वो इसके बराबर ही है, तो इस Q को यहाँ लगा रखते हैं, तो लिखा जाएगा F/r बटे Q बराबर, ये कितना रह जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। और ये देखिए यहाँ पर आकर लिख देते हैं, तो ये देखिए किसके बराबर, ये इस फॉर्मूले के बराबर है, यानी ये फॉर्मूला हो गया विद्युत क्षेत्र का। तो इसको हम लोग लिखेंगे F/r बटे Q बराबर ER। अगर इसको हम लोग बल के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखा जाएगा F/r इक्वल टू QER, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बल है वो भी सदिश राशि है, जो विद्युत क्षेत्र है वो भी सदिश राशि है। तो आप यहाँ से बात बोल सकते हैं कि जो दिशा होगा विद्युत क्षेत्र का वही दिशा होगा बल का। तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में बल लग रहा होगा। तो अगर ये दोनों आवेश, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं। एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के अंदर रहेंगे तब एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। यहाँ पर एक बात आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं जो Q है वो एक एकांक सदिशी है। एकांक सदिश का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने Q का मान 1 रखा, 1 रखा, तो अगर मैं इस Q का मान 1 रखूँगा तो ये जो F है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा E।
तो जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही बल लग रहा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम लोग Q को क्या मान के चलते हैं? एकांक, एक, सिंगल। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों को समझना है। जैसे जब आप इस छोटे Q को इस बिंदु पर ला कर रखेंगे तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये बड़ा Q है, ध्यान रखिएगा, हमें ये पता करना है कि ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। कौन? कैपिटल Q। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैपिटल Q कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आवेश की वजह से, जो छोटा Q है, इसकी वजह से इसके जो यहाँ पर ये है, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई भी बदलाव ना हो। इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ये छोटा Q होता है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो इसका मान इतना कम होना चाहिए कि इसकी वजह से इसके क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसका मान काफ़ी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इस आवेश का मान काफ़ी कम होगा तो ये जो आवेश है इसके ऊपर जो बल आरोपित करेगा वो बल भी काफ़ी कम होगा और इसकी वजह से इसको कोई भी गति नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं दोनों सह जाती हैं। अगर इस आवेश का मान बहुत ही ज़्यादा रहा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये यहाँ से दूर चले जाएगा, और अगर ये यहाँ से दूर चले जाएगा तो हमें जो भी क्षेत्र मिलेगा वो क्षेत्र का सही मान नहीं होगा। तो अगर मुझे क्षेत्र का सही मान चाहिए और मुझे ये बात समझना है कि जो क्षेत्र है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो बिंदु आवेश है वो यहाँ पर बना हुआ रहे, क्योंकि मुझे इसी के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। क्योंकि ये जो है इसको ही हम लोग बोलते हैं स्रोत। जो हमारा आवेश है ये बड़ा Q, ये हमारा स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश का मतलब ये हुआ, यही जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और जो ये छोटा Q यहाँ पर लिखा गया है इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। यानी हम लोग इसी की सहायता से पता कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर क्षेत्र बना रहा है क्षेत्र कितना बना रहा है। तो हम इसके क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसको इतना, इसका जो छोटा Q है उसको इतना ज़्यादा छोटा लेना, इतना ज़्यादा स्मॉल लेना है कि इसकी वजह से इसके क्षेत्र में कोई भी प्रभाव ना पड़े। आप यहाँ पर इस सूत्र में देख सकते हैं कि ये F/Q है। तो ये Q को हम लोग इतना छोटा लेंगे कि जो ये होगा इसके बराबर होगा। यहाँ पर ये इसके बराबर है, जिसको यहाँ पर हम लोग ने एकांक माना हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत। ये हमारा स्रोत है और ये होता है जिसको हम बोलते हैं परीक्षण। तो स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि जैसे जो ये बिंदु आवेश यहाँ पर है, अगर इस बिंदु आवेश पर ये बल आरोपित करेगा तो ये गतिशील हो सकता है, इसको कुछ गति मिल सकता है। तो क्या तरीका है कि ये यहाँ से न गतिशील हो, यहाँ पे बना हुआ रहे, इस बिंदु आवेश पर ही रहे। तो उसका, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसको यहाँ पर पकड़ के रखा जाए। तो क्या किसी भी बिंदु आवेश को किसी एक पोजीशन पर, किसी एक पॉइंट पर पकड़ के रखना पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ। किस तरह से? जिसे मान लीजिए कि आपने एक चादर लिया, कोई एक धातु है, आपने उस धातु का चादर लिया, तो उस धातु के अंदर ढेर सारे बिंदु आवेश होंगे इस तरह से। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु आवेश है जिसको हमने बोला स्रोत आवेश, यानी इसी की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग को अध्ययन कर रहे हैं। तो जो ये बिंदु आवेश यहाँ पर है, इसके चारों तरफ देखिए ढेर सारे आवेश हैं। तो जो ये आवेश है इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा नीचे की तरफ, ये आवेश प्रतिकर्षित कर रहा होगा ऊपर की तरफ, ये प्रतिकर्षित कर रहा होगा इस तरफ, ये कर रहा होगा उस तरफ। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो भी आवेश है इसके ऊपर हर तरफ से बल आरोपित कर रहे होंगे। और जब हर तरफ से बल आरोपित कर रहे होंगे तो इसके ऊपर जो कुल बल है कितना लग रहा होगा? 0। और जब इसके ऊपर कुल बल 0 लग रहा होगा तो ये यहाँ पर बना हुआ रहेगा। तो किसी भी आवेश को किसी एक बिंदु पर पकड़ के रखने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है। अब क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि जो आवेश होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक।
तो जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं दोनों के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको बनाने का ये तरीका होता है। अगर आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस तरह से बाहर की तरफ होता है, त्रिज्यीय बाहर की तरफ होता है। त्रिज्यीय के मतलब होता है रेडियली। तो ये कभी भी अगर कोई धन आवेश है तो उसकी वजह से जो विद्युत आवेश बनेगा, जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यीय। यहाँ पर जो अगर माइनस है, नेगेटिव आवेश है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो आवेश की तरफ होगा, इस तरह से। तो माइनस के लिए आवेश की तरफ और प्लस के लिए आवेश से दूर होगा। यानी अगर एक प्लस आवेश है यहाँ पर और एक माइनस आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस आवेश से शुरू होगा और माइनस आवेश पर ख़त्म होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होती है, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होता है, तो आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से शुरू होता है और ऋणात्मक आवेश में ख़त्म होता है। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है ये जो यहाँ पर लिखा गया है F/Q बराबर ER, ये बल और विद्युत क्षेत्र के बीच का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कई बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो Q का मान है वो काफ़ी कम होना चाहिए। क्योंकि Q का मान काफ़ी कम होना चाहिए तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट। ये देखो लिमिट होता है, लिमिट मतलब बताता है, दायरा बताता है। तो लिमिट यहाँ पर Q का मान काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो काफ़ी छोटा इसीलिए लिखा गया है कि ये बताता है कि लगभग 0 के आसपास होना चाहिए। ये हो जाएगा F/Q और ये किसके बराबर है, ये बराबर है E के। तो यहाँ पर ये जो लिमिट लिखा हुआ है वो दायरा बताता है और ये देखिए Q, ये जो एरो बना हुआ है वो लगभग बता रहा है 0 की तरफ होना चाहिए, मतलब Q काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो ये जो परीक्षण आवेश है ये काफ़ी छोटा क्यों होना चाहिए, ताकि इसकी वजह से इस बड़े Q का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो विद्युत क्षेत्र के लिए ये इसका सूत्र होता है, ये भी एक सूत्र होता है जहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से बल और विद्युत क्षेत्र को हम लोग आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में जो ये आवेश होता है वो परीक्षण आवेश होता है, इस फॉर्मूले में जो आवेश होता है वो स्रोत आवेश होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, त्रिज्यीय बाहर की तरफ होगा, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो वो अंदर की तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनात्मक आवेश से शुरू होता है और ऋणात्मक आवेश में ख़त्म होता है।